My name is Zaid Ahmed Ansari, and I've done BTech in Mechanical Engineering from Nirma University, and I passed out in 2013. And I belong to Ahmedabad. I studied in Ahmedabad, college and everything. Then I worked for Thermax India Limited in Pune for 2 years almost. Then I left my job, started preparation for civil service examination. Moving towards how my journey has taken place. ये जो था मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझको बहुत पहले कहा था कि तुम बनना तो क्लास 1 ऑफिसर ही बनना. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड सर्टेन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द पब्लिक सर्विस, and my parents were also from the public service background. They are teacher, so I had always had an inclination towards that. So finally I started preparation in dedicatedly in 2015 November. Okay, earlier I appeared in CAC 14 but could not clear prelims. उस टाइम पे इंजीनियर्स का थोड़ा हमारे पे ओवर कॉन्फिडेंस था कि सी सेट पेपर 2 तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, उसमें तो हम 180 190 लेके आ जाएंगे. बट दैट डिड नॉट हैपन एट दैट टाइम, एंड इसकी वजह से कुछ हो रहा है. नहीं ठीक, लाउड रखे. ठीक है, लास्ट में सुनाई आ रहा है इतने आवाज के ऊपर. नहीं तो लाउड करना है तो मैं लाउड कर दूंगा, बट क्या गर्मी है ना तो हाइड्रेटेड भी रहना पड़ेगा. फिर मैंने सिविल सर्विस एग्जाम 2016 में अपीयर किया. नवंबर 2015 में मेरा जॉब छोड़ा मैंने और 2016 में अपीयर किया. बहुत सारा टेंशन था उस टाइम पे मैंने, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ा था और ऐसी चीज़ पकड़ी थी जिसके बाद क्या होगा पता नहीं था. ठीक है, लेकिन फाइनली उस टाइम पे मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया. तब तो मैं बहुत खुश हुआ यार, चलो प्रीलिम्स निकाल दी. देन आई अपीयर्ड फॉर मेंस आल्सो क्लियर्ड. देन आई अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, बट फाइनली 30 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया. फिर 17 में फिर अपीयर किया और उस टाइम पे तो बहुत जल्दी एग्जाम था. आप लोग को शायद पता होगा, रिजल्ट के बाद सिर्फ 18 डेज के अंदर हम लोग को प्रीलिम्स देना था हमारा. तो उसमें अपीयर किया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ. अगेन दैट टाइम आई आल्सो अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, एंड उस टाइम मेरा 20 मार्क्स से रह गया. एंड फाइनली CAC 18 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 522nd रैंक आया. ठीक है, देखो ये जर्नी बताने का मतलब क्या है कि सारी चीज़ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आसानी से नहीं मिलती है. ठीक है, क्योंकि एक आध तो अटेम्प्ट तो मुझको मेरे को ये एग्ज़ाम समझने में लग गए. बिकॉज लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से क्या होता था कि तुमको ये एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है वो समझने में ही हमको टाइम चला गया. बट हमने हमारी गलती से सीखा. वट एवर मिस्टेक्स वी वर डूइंग एट दैट टाइम वी डिड नॉट रिपीट इट. तो ये एग्ज़ाम जो है ना, यही चीज़ मांगता है कि हर अटेम्प्ट से आप कुछ ना कुछ लर्न करो. एटलीस्ट आप 4th अटेम्प्ट पे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने डेडिकेशन से प्रिपरेशन किया है तो. ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी होता है लोगों का, ऐसा नहीं है. एंड दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. मेरे ही कुछ दोस्त हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है, लेकिन समटाइम्स एवरीथिंग गोज इन देयर फेवर. ऐसा भी होता है. इंटरव्यू में 200+ आ गए, अच्छा बोर्ड आ गया, और उस दिन उनका दिन था, जो भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया था सारे क्वेश्चन वहीं से आ गए. काफ़ी चीज़ मैटर करता है एग्जाम में. बट वन थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज हार्ड वर्क. तो ये सेशन मैं इस तरह से रखना चाहता हूँ कि आप लोग को बुक्स के बारे में पता है कि नहीं, प्रीलिम्स वगैरह में क्या बुक्स पढ़ना है. यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट. ओके, तो हम बुक्स के बारे में तो डिस्कस करेंगे. देखो, हम प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आप लोग में से फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने वाले कितने लोग हैं? फर्स्ट टाइम substantial people. Second attempt, appearing for prelims this time, only one. Okay, तो फिर अपने बुक्स तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर फर्स्ट टाइम, मोस्ट ऑफ यू. तो बुक्स तो डिस्कस कर लेते हैं हम, और थोड़ा मेंस का स्ट्रेटेजी कर लेंगे, और बुक लिस्ट वगैरह मैं आपको बता दूंगा, है ना. तो आप अगर नोट्स करना चाहते हो तो उसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं सर को भेज दूंगा लिस्ट, आप शेयर कर लीजिए एक दूसरे में. ठीक है, जैसा करना है ऐसा करिए. अगर आपको कंप्लीटली फोकस करना है तो कंप्लीटली फोकस कीजिए. तो अपने शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री से करते हैं. हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट के जो मॉडर्न इंडिया सबको पसंद आता है. एंशियंट और मेडिवल में जो है सबको प्रॉब्लम होता है.
तो बुक लिस्ट की बात करें तो एंशियंट इंडिया में जो है सबसे पहले आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना, ओल्ड एनसीईआरटी के सिवा कुछ भी मत पढ़ना। न्यू एनसीईआरटीज भी हैं, लेकिन जब आपका ओल्ड एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए और आपके पास टाइम है तो पढ़िए, अदरवाइज ओल्ड एनसीईआरटी वुड बी इनफ। सेकंड, मेडिवल इंडिया, उसमें तमिलनाडु का स्टेट का टेक्स्ट बुक्स है, वो पता है आपको सबको, वो बहुत पतला सा बुक है, वो ही पढ़ना क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते और उतने में करके आसानी से एक आध दो जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो तमिलनाडु का टेक्स्ट बुक आप पढ़ लेना उसको। और मॉडर्न इंडिया में आपको पता होगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम का बुक आता है, आइडिया है ना उसके बारे में आपको, है ना। ब्रीफ हिस्ट्री इन ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजीव आहिर सर का बुक है, उसको आप पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें बिपान चंद्रा सर ने भी बुक लिखा हुआ है, लेकिन वो बुक जो है ना काफी, अगर ऑप्शनल है हिस्ट्री का तो आपका ठीक है, बाकी आप अगर हिस्ट्री के लिए ये स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ लेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यही बुक मैंने रिफर की है, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो मैंने रिफर किया है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से सर्च किया है, वैसा नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस के ऊपर ही मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन इसमें क्या है कि एंशियंट इंडिया के अंदर आप नोट्स बनाना, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे क्या होता है ना, टाइम एक तो बहुत कम होता है और आपको जो है ना एंशियंट इंडिया टेक्स्ट बुक बार बार पढ़ना जरा फिजिबल नहीं है, क्योंकि अदरवाइज तुम डीमोटिवेटेड हो जाओगे, क्योंकि उसमें इतना सारा है कि हर किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो हो सके तो नोट्स बना लेना उसकी, अगर नोट्स रहेगी ना तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका क्विक रिवीजन होगा उससे, है ना। और नोट्स टेक्स्ट बुक का 1/3 हो जाती है, और आपको क्या है ना, जब आप लिखते हो तो वो आपको याद बहुत अच्छे से रहता है। जो आपने अगर नोट्स बनाई है ना, तो जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे ना, तो पेपर सॉल्व करोगे ना तो वो चीज आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगी। अभी भी मेरे को वो चीज फायदा कर रही है, अभी भी मैं प्रीलिम्स का पेपर बिना टेक्स्ट बुक रीड के दे सकता हूँ, बिकॉज वो मैंने नोट्स मेरी खुद की बनाई। देखो रेडीमेड नोट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उससे तुमको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। कुछ जगह है जहाँ रेडीमेड नोट्स ही इस्तेमाल करना अच्छा है, क्योंकि वैसी टेक्स्ट बुक्स ही अवेलेबल नहीं है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाया गया है उसके ऊपर से नोट्स बनाई गई है, वो ज्यादा अच्छी भी है। लेकिन एंशिएंट और मेडिवल में जो है आप नोट्स बनाइए, स्पेक्ट्रम में जो है आप नोट्स बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसकी क्या पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे समरी भी दी हुई है, अगर आप लोग को आइडिया हो तो। हाँ, तो क्या करना, समरी की जेरोक्स निकाल लेना और समरी में जहां जहां कुछ चीज बच रहा है वहां लिख दो, ऐसा भी कर सकते हो आप। नहीं तो दूसरा आइडिया मैं आपको बताता हूँ, प्रतीक नायक सर का वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे देखा हुआ होगा हिस्ट्री का, नई आइडिया, मृणाल सर की यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्रतीक नायक सर के वीडियो लेक्चर्स है ना, वो उसकी पीपीटी भी मिलती है, mrinal.org पे उसकी पीपीटी भी अवेलेबल है। तो क्या करना, आप उसकी जो पीपीटी है उसकी आप एडिट कर सकते हो तो एडिट कर लीजिए उसको, और प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो आपका नोट्स बन जाएगा। इजीएस्ट वे, क्यों आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसके अंदर। और मॉडर्न इंडिया के एंशिएंट इंडिया ऐसा नहीं है, अब मॉडर्न इंडिया थोड़ा पढ़ोगे ना तो याद रहेगा आपको, लेकिन एंशिएंट इंडिया में तो थोड़ा लिख के करना इज मच बेटर। तो ये हो गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर। देखो ये टॉपिक जरा बच्चों को इंटरेस्ट नहीं देता है, बट थोड़ा इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ना, और ऐसा पढ़ना कि एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है ना। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ज्यादातर मैंने ऐसे ही देखा है कि बोर हो जाते हैं, और मैं भी खुद भी बोर होता था। लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट लेके टाइम लेके पढ़ना, और कभी भी है ना कुछ भी चीज प्रॉब्लम हो ना तो गूगल सर्च करना उसका। जैसे कि मान लो कि कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, विहारास कैसे दिखते हैं, तो गूगल पे सर्च करो, देख लो, आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और सब्जेक्ट कंप्लीट करना इस तरह से मत पढ़ाई करना, जो फर्स्ट टाइमर है आपको उसको लंबे टाइम तक रिटेन करना है, उस तरह से याद रखना, है ना। अदरवाइज क्या होगा, आपका लेबर बढ़ जाएगा, हर बार आपको चीज बार बार पढ़नी पड़ेगी, वो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है और हमको दूसरी चीज भी करनी है, हमारा मेंस भी है, हमको आंसर राइटिंग भी करनी होती है, वो भी है, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। तो आप आर्ट एंड कल्चर में क्या करना, नितिन सिंघानिया सर के बारे में सुना होगा, उनकी बुक है और उनकी नोट्स भी अवेलेबल है, दोनों चीज मार्केट में अवेलेबल है।
तो आप नोट्स ले लीजिए और बुक भी ले लीजिए, जब आपको रिवीजन करना हो तब नोट्स में से करिए, है ना। बुक्स लेने से क्या फायदा है ना, उसमें फोटोज वगैरह दिए हुए हैं, तो आपको क्या, कभी आप गूगल सर्च करने में भी आपको इतना लेजीनेस आ रहा हो तो आपको डायरेक्ट बुक में से मिल जाएगा। मेरे को तो काफी आता था, मेरे को तो गूगल सर्च करने में भी घंटा आता था क्या। तो ये चीज आप कर सकते हो। देखो वहां रेडीमेड नोट्स अवेलेबल है, तो यहाँ आपको अपना टाइम बचाना है, और वो टाइम कहाँ डिवोट करना है, और ज्यादा मेहनत करने में करना है ना। अब मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में कोई कोई इश्यू है, कोई नहीं है ना, ठीक है, इतना करोगे तो हो जाएगा आपका हिस्ट्री। अब हाँ, वो प्रिंट निकाल सकते हैं वगैरह, ये मैंने किया है, ठीक है। मैंने सिविल सर्विस एग्जाम 2018 में जब मेरा नोट्स मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा था मॉडर्न इंडिया का, विच वाज नॉट सब्सटैंशियल इनफ टू राइट मेंस, तो मैंने इसी तरह का किया था, मैंने पीपीटी का प्रिंट आउट निकाल लिया था, उसमें पॉइंट्स अच्छे थे, रिवीजन बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि 2 पेपर होते हैं मेंस के दिन, एक GS1 भी है, GS2 भी है, उसका अलग ही कॉम्प्लिकेशन होता है अपना, तो इसके लिए तुमको अपना टाइम बचाना काफी जरूरी होता है। अब मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड मोस्ट टाइम मार्क्स फिशिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि क्या है ना कि इसके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड, और सबसे अच्छी बात कि इसमें वीडियो लेक्चर्स काफी अच्छे अवेलेबल है, तो दोज हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उनको भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, कॉमर्स बैकग्राउंड उनको भी प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि काफी चीज हमने पढ़ी हुई है। तो हो सके तो मृणाल सर के वीडियो लेक्चर्स देख लेना, सबसे पहला काम आपका क्या, मृणाल सर के वीडियो लेक्चर्स देखना, है ना, सबसे पहली चीज आपको वो करनी है। बाद में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी क्लास 12, और रमेश सिंह सर की जो बुक है उसका चैप्टर 7 इन्फ्लेशन के ऊपर है, वो इन्फ्लेशन को जो है कहीं इतना अच्छे से कवर नहीं किया है जितना उस बुक में कवर किया गया है, तो चैप्टर 7 इन्फ्लेशन उनका पढ़ लेना, ओके। और अगर इसमें भी देखो पीपीटी है ना, तो उसको अगर आप एडिट कर लोगे तो आपकी नोट्स बन गई है, तो आपका प्रॉब्लम यहां भी सॉल्व हो गया। इकोनॉमिक्स में इतना करोगे हो गया। अब दूसरा इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में से लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आया था, उसका कॉस्ट बेनिफिट थोड़ा कम है, लेकिन फॉर्चुनेटली माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमारे पास जो है वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है मृणाल सर के, तो वो वीडियो लेक्चर्स आप देख लेना, बट दैट शुड बी लास्ट प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होना चाहिए, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और इकोनॉमिक्स जो है ना ज्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो थियरी का तो इतना पोर्शन होता ही है, 70% जो है करंट अफेयर्स होता है उसके अंदर, तो हम उसमें मैं करंट अफेयर्स पे जब आऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। नाउ मूविंग टुवर्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर जो है एनसीईआरटी पढ़ना है सिर्फ, है ना, एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12, उसके आई थिंक टोटल 5 बुक्स हैं, वो सारे आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़ने हैं, और उसकी नोट्स बना लेना। और दूसरा जीसी लियोंग का जो है पार्ट 2 आप पढ़ लेना, क्योंकि आपको है ना वो कोपेनहेगन सिस्टम ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्लाइमेटोलॉजी का, अरे बहुत मतलब इतना कंफ्यूजिंग बनाया है उसको, मैं तो रिफर ही नहीं करता हूँ, चैप्टर में स्किप ही कर देता हूँ, तो है इजी समझने में लेकिन बहुत माइक्रो कर दिया है उसको, तो इससे अच्छा है कि आप जीसी लियोंग का पार्ट 2 पढ़ लीजिए, और वहीं से क्वेश्चन भी आते हैं, और क्योंकि मैंने भी जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं वो जीसी लियोंग पार्ट 2 से ही आते हैं, तो आप वही करना, कोपेनहेगन में मत पढ़ना, वो पूछते भी हैं तो हमको समझ में भी नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि काफी चीज उसमें याद रखने की है, तो पार्ट 2 जीसी लियोंग इतना कर लीजिए। अब दूसरा के मैप की एक्सरसाइज आपको करना बहुत जरूरी है, आप कोई भी एक एटलास ले लीजिए, कोई भी ऑक्सफोर्ड का चलेगा, ऑरिएंट ब्लैकस्टोन का चलेगा, इट डजंट मैटर, ठीक है, कोई यही एडिशन लेना ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उस मैप को किस तरह से इस्तेमाल करते हो। अब ज्योग्राफी डज नॉट मीन कि आपको हर चीज याद रखनी है इसके अंदर से, क्या करोगे, कितना याद रखोगे, हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा मैप है, मेरे को तो अभी भी पूछोगे तो मेरे को नहीं पता होगा, बट एग्जाम में क्या आता है, द स्टेट, कंट्री, रिवर, नेशनल पार्क विच इज इन न्यूज, जो न्यूज में है वो पेपर में आएगा, उसके सिवा कुछ नहीं आएगा, तो आप सारी चीज मैप को देख के, आज तो मैं नॉर्थ अमेरिका से शुरू करता हूँ, आगे सारा चीज याद कर लूंगा, ऐसा मत करना, ठीक है,
आपको करना क्या है, आपको जो चीज न्यूज में है उसका लिस्ट रखना है अपने पास, और उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह ध्यान में रखना है। सारी चीज नहीं करनी है और क्वेश्चन उसी तरह से पूछे जाएंगे। ये चीज हो गई। ज्योग्राफी में इतना काफी है, इससे आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, तो इतना कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। अब मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सब्जेक्ट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसमें शंकर आईएएस का बुक दैट इज इनफ। आपको कोई एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप शंकर आईएएस का बुक पढ़ लीजिए, दैट इज इनफ। पहले आई यूज टू रिकमेंड एनआईओएस, बट ज्यादातर चीज कवर हो जाती है शंकर आईएएस में, तो यू डोंट नीड टू बुक्स एनी मोर। शंकर आईएएस की बात सबसे अच्छी क्या है कि उन लोग बहुत डिटेल में समझाते हैं और काफी इजी रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन बुक थोड़ा ज़्यादा है तो आपको उससे नोट्स बनानी पड़ेगी। अगर आपको मान लो कि नोट्स नहीं बनानी है तो आप ई बुक खरीद लो। ई बुक खरीद के, ई बुक में आपको पता होगा हाईलाइट करो किंडल के अंदर तो आपकी नोट्स रेडी होके आ जाती है, बट उसमें भी आपको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। तो आपके पास जैसा टाइम हो, जैसा मोटिवेशन हो, उसके हिसाब से। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि हो सके तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए। जहां पे मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाना है, पीपीटी को एडिट करना है, वो तो ठीक है, वहां तो आपका टाइम बच गया, लेकिन जहां आपको हो सके वहां तक फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि वो ज्यादा लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। अभी कौन सा सब्जेक्ट हमारा रह गया? पॉलिटी। पॉलिटी इज एम लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक, नो नीड टू रिफर एनीथिंग। एक्चुअल में क्या है ना, हमको ऐसे लक्ष्मीकांत हर सब्जेक्ट में चाहिए थे, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमको मिले नहीं, सिर्फ हमारे को पॉलिटी में ही मिले। तो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी, उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, वो आपके लिए काफी हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ रहे हो ना, तो उसको काफी, वो बुक है ना नोट्स की तरह ही बनाई गई है, तो उसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब उसमें टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करिए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो बुक के कोने में लिख लीजिए, स्टिकी नोट्स का यूज करिए, उससे आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और आप क्वेश्चन पेपर्स भी देख लो पहले कि इसी तरह से निकले कि सारे लक्ष्मीकांत या करंट अफेयर से सॉल्व हो जाएंगे, आपको डीडी बासु भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीडी बासु पढ़ रहे हो तो मत करना, क्योंकि आप फिर इतना सारा पढ़ भी नहीं पाओगे, और राइटिंग उनकी जो लैंग्वेज है वो भी इतनी अच्छी नहीं। लक्ष्मीकांत इज बेस्ट बुक, दूसरी कोई बुक रिफर मत करिए। और नेक्स्ट कौन सा बुक सब्जेक्ट ले जा रहा है? साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में कैसा है कि जो मोस्टली साइंस बैकग्राउंड से होंगे ना, तो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, बट दोज हु आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, आई वुड लाइक टू share them that you should refer at least class 8 to 10 NCERT, at least. Okay, that would be sufficient. और उसका अगर आप लोग चाहे तो नोट्स बना लो, बट जैसा देखा गया है ना, साइंस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, और जो क्वेश्चन आते हैं ना, दे आर मोस्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स, सो द कॉस्ट बेनिफिट नॉट दैट हाई। तो जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है उनको करना ज्यादा अच्छा। एटलीस्ट आप थोड़ा भी कोई ऐसा एक आध दो सवाल आ गया कहीं से तो नुकसान ना हो हमको, तो इसके लिए वो 3 बुक पढ़नी है, बस वो 3 बुक पढ़ लीजिए आप, दैट इज सफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट इज आई थिंक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो है विजन आईएएस का बुकलेट बहुत अच्छा है, और मैंने विजन आईएएस का बुकलेट ही रिफर किया है, मंथली बुकलेट। मैंने दूसरा कोई बुकलेट रिफर नहीं किए, बिकॉज मैं पहले से ही सिविल सर्विस एग्जाम 2016 के अटेम्प्ट से ही मैं विजन आईएएस ही रिफर कर रहा था मंथली। पीटी 365 भी मैंने रिफर नहीं किया, बट सेम ही होता है, उसमें कुछ नहीं होता, बस कंपाइल कर दिया है मंथली बेसिस का। तो आप ऐसा मत सोचिए कि पीटी 365 करें या मंथली करें, दोनों सेम ही है ना। उसका मंथली बहुत अच्छा है, और हिंदी में भी अच्छा है, लेकिन हिंदी में जो है अभी ट्रेंड टुवर्ड्स दृष्टि है, क्योंकि दृष्टि जो है वो उसका हिंदी जो है जरा इजी भी है और समझ में आए ऐसा है। हिंदी ट्रांसलेशन जरा कॉम्प्लिकेटेड चीज है सब लोग नहीं कर पाते, तो आप दृष्टि अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो दृष्टि का कर सकते हैं, और इंग्लिश है तो विजन आईएएस, उससे अच्छा कोई नहीं। अगर मान लो सपोज यू आर अनेबल टू फॉलो द करंट अफेयर्स एंटायर ईयर, then you can refer PT 365 which comes 2 months before the prelims.
आप PT365 भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स newspaper reading. Mostly people are really confused as far as the newspaper reading is concerned because क्या होता है ना, न्यूज़पेपर अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर आप पढ़ना शुरुआत करते हो तो क्या होगा ना, आपको बहुत बोरिंग लगेगा, आपको नींद आएगी। अब इकोनॉमिक्स का आप अगर सेक्शन ओपन करोगे, आपको जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हो रहा है, जीएसटी काउंसिल क्या है वही नहीं पता होगा तो आपको किस तरह से उस न्यूज़ में इंटरेस्ट आएगा। आप सिर्फ गूगल सर्च करते बैठे रहोगे कि यार जीएसटी काउंसिल क्या है, ये आईपीपी इंडेक्स आया हुआ, पीएमआई क्या हो गया, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है। वो बोलेंगे सीपीआई इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल इन द रेंज ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग है। दैट वुड क्रिएट अ कंफ्यूजन इन योर माइंड। सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड क्लियर योर बेसिक्स। आप सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपने, एटलीस्ट उसको एक बार रीड कर लीजिए। आपने मान लो कि आपने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया तो उससे क्या फ़ायदा। अब आप जब न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको न्यूज़ के बारे में समझ पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा। यू माइट गेट इट आफ्टर वॉचिंग 2-3 वीडियोज, बट दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू टाइम। तो अल्टीमेटली क्या करना है, हमको हमारा फाउंडेशन सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लेना है। देखो मेरा स्ट्रेटेजी पहले यही था, मैं गया ना शुरुआत की ना, मैंने पहले से यार न्यूज़पेपर पढ़ना है, सब लोग मेरे को यही बोलते थे न्यूज़पेपर पर रीडिंग करना चाहिए था, हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम फॉर मी। लाइक मैं 3-4 घंटे पेपर में ही लगा हुआ और नींद आ रहा है वो अलग, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको बोर करेगा वो पेपर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए पहले। देखो फाउंडेशन किसके स्ट्रॉन्ग करने हैं, पॉलिटी के करने हैं क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा होते हैं, इकोनॉमिक्स के करने हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी का थोड़ा बेसिक न्यूज़ चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में होती है, जैसे कि वेरियस एग्रीमेंट्स क्लाइमेट चेंज के, UNFCCC का मीटिंग हो रहा है और ये सब चीज़ें तो चालू ही रहती हैं। तो वो सब चीज़ के लिए आपको थोड़ा एनवायरमेंट इकोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो अग्रीमेंट्स वगैरह हैं उसके लिए। और सब्जेक्ट बाकी ज्योग्राफी का नहीं है नॉलेज चलेगा, ज्योग्राफी इतना न्यूज़ में आता नहीं, थोड़ा बहुत आता है लेकिन वो तो आप स्किप कर दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा मेजर जो न्यूज़ होते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के होते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन क्या आप बुकलेट्स में से भी पढ़ लोगे ना, मंथली बुकलेट से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ सम कंट्री इज गोइंग टू विजिट इंडिया, और तो वो लोग जो है ना 15 दिन से उसको कवर करेंगे कि भाई ये होने वाला है, वो होने वाला है। वो अपने लिए इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है। अब जिसको पता नहीं है, जिस एस्पिरेंट्स को, वो बेचारा पूरा कॉलम पढ़ता रहेगा, ठीक है। अब उसका टाइम वेस्ट हो गया है, वहां पे कोई फायदा नहीं है उसको इतना पढ़ के, क्योंकि अल्टीमेटली वो मीटिंग हो जाएगा, उसका क्या कंक्लूजन आया दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स। अब मेंस का एनालिसिस तो आपको कहा राजा मोहन सर की कॉलम में ही मिल जाएगा। व्हाई यू वांट टू रीड सो मेनी कॉलम्स एंड आर्टिकल्स फॉर दैट। तो राजा मोहन सर जब लिखेंगे देन इट वुड बी क्लियर फॉर यू, वो सारा इतना एक आर्टिकल के अंदर सारी चीज कवर कर लेंगे। तो आप जो है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए न्यूज़ के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो चीज़ पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा पेपर सॉल्यूशन, आपको पेपर्स टेस्ट सीरीज कौन सी देनी। देखो टेस्ट सीरीज आप कोई भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वालिटी होनी चाहिए। इट शुड बी लाइक यूपीएससी का जैसा टेस्ट सीरीज होता है वैसा होना चाहिए। तो हो सके ना आप, तो मैंने जो है क्या किया था, ऑनेस्ट रिप्लाई, आई जॉइंड विजन आईएएस टेस्ट सीरीज, ओके। और उससे पहले मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया का टेस्ट सीरीज भी दिया था, बट लेटर ऑन मैं सिर्फ विजन पे ही शिफ्ट हो गया बिकॉज इतने सारे पेपर सॉल्व करने की मेरे को जरूरत नहीं लग रही थी। 35 पेपर्स हैं इस साल भी, मैं प्रीलिम्स देने वाला हूँ तो उसी का पेपर सॉल्व करने वाला हूँ बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फिलहाल। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज दीजिए, क्वालिटी होना चाहिए उसके अंदर, और उसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए। सोल्यूशन इज मस्ट, एंड दैट सोल्यूशन यू शुड रीड लाइक अ बुक। जब आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट को आप इवैल्यूएट कीजिए अपने आप को, और उसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़िए। क्योंकि क्या होता है ना, जो चीज हम सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, होती है सिली मिस्टेक्स, मेरे से भी होती थी। मेरा पहले टेस्ट में 50 मार्क्स ही आया था। तो ऐसा नहीं है कि पहले शुरुआत से ही लोग 100 लाने लगते हैं, इट
इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू स्कोर 100 इन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पेपर, बिकॉज वो पेपर हमने कभी इस तरह के पेपर फेस ही नहीं किए होते हैं जो हमारी मेंटल नेटनेस मांगते हैं। हमको क्वेश्चंस को सही तरीके से रीड करना होता है, उसके कीवर्ड्स को हमको पकड़ना होता है, क्योंकि हम क्या रिटिंग बिटवीन द लाइंस हमारा कभी होता नहीं, हम स्पीड में ही पढ़ते हैं। तो जब आप सिली मिस्टेक्स करते हो और आप सोल्यूशन को अच्छी तरीके से रीड करते हो ना, तो वो आपको सिली मिस्टेक्स आपकी याद रहेगी। आप सोल्यूशन पढ़ रहे यार, इतना मैंने एक वर्ड को नहीं पढ़ा और मेरा आंसर गलत हो गया। तो जब आपको फाइनल एग्जाम में आएगा ना ये, तब आप मिस्टेक नहीं करोगे, आपकी मिस्टेक रिपीट नहीं होगी और आपका जो नॉलेज एनहांस हो रहा है वो तो अलग ही है। तो आप टेस्ट सीरीज कोई भी लेना, उसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ना और डेडिकेशन से देना टेस्ट सीरीज। कि ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज बस देने के लिए दे रहे हो, आप उसके अपने आप के परफॉर्मेंस को आप जो है उसको ट्रैक करना, तो उससे आपको अंदाजा मिलेगा और थोड़ा स्ट्रेटेजी आप बिल्ड करना सीखोगे। क्योंकि देखो प्रीलिम्स एग्जाम में वैकेंसी के बेस के ऊपर उन लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे वहां पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वो एक आध 2 मार्क्स से रह जा रहे हैं। अब 10 मार्क की रेंज के अंदर 20,000 बच्चे होंगे। तो आपका ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रीलिम्स जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो आपको मेंटेन करना है कि यू स्कोर वेल अबव कट ऑफ। अब ये चीज आपको तब आएगी जब आपके दिमाग में स्ट्रेटेजी प्लांट होगी प्रीलिम्स का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना, और वो कब आएगी जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तब, ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे तब। अगर आप पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो इट इज मोर लाइकली दैट यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स। आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर भी देने पड़ेंगे एंड यू नीड टू गिव इट लाइक एन रियल एंट्रेंस एग्जाम। ऐसा नहीं कि सिर्फ देने के लिए दे रहे हैं, कुछ पेपर्स आप दे सकते हो बट एटलीस्ट फुल लेंथ पेपर्स तो आपको उसी तरह से देने चाहिए। वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या नहीं हो, वो काफ़ी सारी चीज़ मैटर करती है। लेकिन एटलीस्ट 10 पेपर्स तो आप इस तरह से दीजिए जो एक्चुअल एनवायरमेंट में हो। वो घर भी हो सकता है बट 2 घंटे के अंदर हमको पेपर देना है। उससे क्या आपका स्ट्रेटेजी कैसा बिल्ड होगा कि आपको पेपर का टफनेस पता चलेगा। अभी सिविल सर्विस एग्जाम 2018 के अंदर पेपर वाज टू टफ। अब दोज हु हैव गिवन टेस्ट सीरीज वर एबल टू रियलाइज दैट दिस पेपर इज टफ इन फर्स्ट हाफ एन आवर ओनली। इसके अंदर कट ऑफ ज्यादा जाने वाला नहीं है, तो उससे आप रिस्क कितना लेना है वो आपको पता चलेगा। रिस्क तो हर एस्पिरेंट लेता है, देखो मैं भी लेता हूँ रिस्क, क्योंकि अल्टीमेटली हमको अगर आप कट ऑफ के ऊपर नहीं आ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। 88 मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं होता, आपको कट ऑफ वेल अबव कट ऑफ लाना है। तो लेकिन वो लाना है वो आपको कब पता चलेगा, कैसे, कि आप जब टेस्ट सीरीज दोगे तब। तो सिविल सर्विस एग्जाम 2018 जब मेरे को पता चल गया कि आई वाज एबल टू अटेम्प्ट ओनली 45 क्वेश्चन इन माय फर्स्ट राउंड, and then I realized कि नहीं, this paper is really tough and I need to be really careful while attempting questions। तो जो बाकी के questions थे उसको attempt करने में मैं ना थोड़ा careful रहा मैं। That does not mean I attempted only 70, otherwise selection ही नहीं हुआ रहता था। I attempted around somewhere around 85 questions, 82 to 85, and my score was 112, which was well above cut off। 14 marks का difference। उस टाइम पे हमको पता चल गया था cut off is around 102, तो हमको सिर्फ उसका मार्जिन रखना है 10 के ऊपर। बट वो कब आएगा, जब आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व किया होगा और अपने मार्क्स को आपने जो है ट्रैक किया रहेगा। और दूसरा, आप ओपन टेस्ट देना, विजन आईएएस का ओपन टेस्ट होता है या किसी और अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर यहाँ पे भी होता है तो यहाँ पे भी दीजिए ओपन टेस्ट, जहाँ से आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस आपका पता चलेगा। तो ओपन टेस्ट देना काफी अच्छा है। तो मैंने ओपन टेस्ट दिया है, सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं और विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है। इतना काम मैंने किया है टेस्ट सीरीज के अंदर। टेंशन में आ जाओ ऐसा नहीं, अल्टीमेटली आपको वहां स्कोर करना है। तो आप हो सके ना तो आप जब कंप्लीट कर लो ना सब्जेक्ट, तो सेक्शनल टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहना। और दूसरा कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं सेक्शनल वाइज, कि भाई पॉलिटी का ये है, उन लोग डिवाइड कर देते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसको भी दे दो आप क्वेश्चन, तो आपको उससे भी थोड़ा मोरल बूस्ट मिलेगा, नहीं यार मैं यूपीएससी के पेपर सॉल्व कर सकता हूँ। इतना मैंने पढ़ लिया है कि मेरा लेवल ऑफ स्टडी इतना है कि मेरे को यूपीएससी का पेपर भी सॉल्व करूंगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आप कर सकते हो।
अब दूसरा के मेंस की तरफ शिफ्ट हो जाए, प्रीलिम्स में कुछ रह गया। हाँ yes. This you are talking about ancient India. Ancient India, I said old NCERT, which is only one textbook, which is available in on Xerox in Ahmedabad, satellite. That only one book you need to read. Don't read from 6 to 12. Okay, that concept would be clear from that book only. अल्टीमेटली क्या हुआ ना, 6 to 10 का जो बुक है वो वहाँ समराइज हो गया है और कुछ नहीं है, तो आप वही बुक डायरेक्ट पढ़ लिए ओल्ड एनसीईआरटी, दैट वुड बी सफिशिएंट। ओके, 6 to 12 पढ़ना चाहिए, बट चिंका कि तुमको मतलब बिल्कुल भी आप समझ में नहीं आ रहा है, अब 6 to 12 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता। आप डायरेक्ट भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और खास करके जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से उनको तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज दे हैव स्टडीड दैट ऑलरेडी। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो उनका मतलब स्टडी इस तरह का होता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं आता है, कि वो डायरेक्ट भी पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी 6 to 12 पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली वन टेक्स्ट बुक देना। हाँ करंट टेम्परेचर कौन से रेंज से सवाल करें सर, कौन से मंथ से? हाँ एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर एग्जाम। और सर एग्जाम में सबसे डोमिनेंट कौन सा होता है, नजदीक होता है एग्जाम से? ऐसा कुछ भी नहीं, अरे कभी तो 1.5 साल पीछे कभी पूछा गया है, बट कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। 1 साल का रखिए, यूपीएससी का कुछ भी फिक्स नहीं होता है, प्रेडिक्टेबल है ही नहीं वो एग्जाम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी पूछेंगे हम लोग 1 साल के अंदर कभी भी। और देखो अब Q&A सेशन जो है ना अपने लास्ट में रख लेते हैं, तो क्या कंटिन्यूटी टूटेगी नहीं, और जो आप लोग को नोट्स करना है वो आप नोट्स भी कर लोगे, तो आप अपने क्वेश्चन जो है ना लिख के रखना है ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज फिर सेशन में भी टाइम भी अपना ज्यादा चला जाएगा नहीं तो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मेंस। मेंस का देखो, आप लोग को टेक्स्ट बुक वगैरह तो ऐसा होगा ना, तो मैं सर को बता दूंगा, टेक्स्ट बुक का तो इतना कुछ ज्यादा है नहीं, आप लोग को पता चल ही जाएगा, और काफी सोर्सेस अवेलेबल भी है, तो टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं जाते, बट हम आंसर राइटिंग के लिए करते हैं थोड़ा, मेंस का आंसर राइटिंग किस तरह से करना। अब देखो आप लोग फर्स्ट टाइमर्स हो, सब फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, तो उनके लिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। आप लोग आंसर राइटिंग करना, आई एम नॉट सेइंग कि फर्स्ट डे से करिए, लेकिन जब आपके प्रिपरेशन इतने स्टेज पे पहुंच गई है कि यू आर नाउ कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू वुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट 1 आंसर अ डे, तो आप करिए। देखो उसमें किस तरह से आप कर सकते हैं, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, तो आप क्या करिए कि न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हैं, इनसाइट इंडिया पे डेली बेस पे क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं। अब चैलेंज है कि टाइम बाउंड मैनर में पूरा करना। 10 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपको 7.2 मिनट्स में कंप्लीट करना है, अगर 15 मार्क्स है तो 11 to 12 मिनट में करना है। लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा क्या होता है हमारे लिए कि हम जो है ना टाइमली पूरा नहीं कर पाते, तो आपको उस टाइम के ऊपर ज्यादा डिमोटिवेटेड नहीं होना है। मेरा ही एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने पहला आंसर जब लिखा था ना, मेरे को 15 to 18 मिनट्स गया था, 15 to 18 मिनट्स 10 मार्क्स क्वेश्चन, आप समझ सकते हो। आई वॉज अनेबल टू फिनिश माई टेस्ट सीरीज पेपर, आधा ही पूरा हुआ था मेरे से 3 घंटे के अंदर, जो कि उस टाइम पे क्या है ना, हमारा आदत नहीं होता है लिखने का। तो आप पहले बार में डिमोटिवेटेड मत हो जाना, प्रैक्टिस करोगे ना तो पहले क्या होगा 18 मिनट, ठीक है, फिर आप और किए तो 1-1 मिनट कम हो जाएगा, बट जब आपका फाइनल टाइम आएगा ना, देन यू वुड बी एबल टू फिनिश योर पेपर बिफोर टाइम। मैंने इस बार सारे मेंस के पेपर, लास्ट ईयर जो है मेरा आंसर राइटिंग इतना अच्छा नहीं था, आई स्किप्ड 80 मार्क्स क्वेश्चन और मेरा 20 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पेपर पूरा करना इतना ही जरूरी है। और दिस टाइम आई फिनिश एवरी पेपर ऑन टाइम एंड मोस्ट ऑफ देम बिफोर टाइम, एटलीस्ट 5 मिनट्स बिफोर, तो उसका देखो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ है मेरे को। आई स्कोर्ड सब्सटेंशियली अबव द कट ऑफ, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि इंटरव्यू में इतना ज्यादा तुम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, मीन्स में आपको स्कोर करना बहुत जरूरी है। तो हो सके ना आप तो मेंस का आंसर राइटिंग करना, एटलीस्ट जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब तक। जैसे कि इकोनॉमिक्स आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इकोनॉमी के आंसर लिखिए, है ना। तो आंसर राइटिंग किस तरह से करेंगे, अब आंसर राइटिंग में क्या चीज डिमांड करते हैं, तो मोस्टली इनका केस ऐसा होता है कि हम लोग जनरली
इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वाला ही फॉर्मेट रखें। जहाँ पॉइंट में आंसर चाहिए वहाँ पॉइंट्स में देते थे, जहाँ पे पैराग्राफ में चाहिए वहाँ पैराग्राफ में देते थे। बट हमारा और दूसरे बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं और जो नहीं होते हैं उनके और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के आंसर के बीच में जो फर्क होता है, दैट इज ऑलवेज अबाउट मल्टी डायमेंशनलिटी इन द आंसर। आप कितने सारे एरियाज को कवर कर सकते हो अपने आंसर में, तुम्हारा सोचने का लिमिट कहाँ तक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, विच इज बीन डिमांडेड फ्रॉम एवरी सिविल सर्विस एस्पिरेंट। क्योंकि हम जो है ना एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में जा रहे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। कलेक्टर्स को कितने प्रॉब्लम झेलने हैं, उसको सोशल भी देखना है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखना है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी देखना है। तो एक ब्यूरोक्रेट से जो चीज़ डिमांड करते हैं पब्लिक, कॉमन पब्लिक या गवर्नमेंट, उसी चीज़ को आंसर में भी डिमांड किया जा रहा है। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में क्या होगा कि भाई मान लो कि इंडिया ईरान रिलेशन के ऊपर पूछा गया, तो अब इंडिया ईरान रिलेशन के लिए हम कितने डायमेंशन से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस टाइम पे वही पूछा गया था, यूएस का जो सैंक्शन है ईरान के ऊपर, उसका इम्प्लीकेशन क्या है। आपके मल्टी डायमेंशनलिटी वहाँ पे आंसर में पूछी गई थी, जिसे हम लेते हैं इंडिया ईरान रिलेशन के बारे में। तो ईरान हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग विच शुड कम इन आवर माइंड इज एनर्जी सिक्योरिटी, which is the priority for any nation. So that they are looking. It is important for our economy because our economy is completely import dependent. And वो हमको हमारे एक्सप्लोर करने को अलाउ करता है, जिससे कि ONGC जो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकता है फजाद बी के इस फील्ड के अंदर। तो हमारा जो है as far as our energy security is concerned, we have something to say. हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम डिपेंडेंट है बट हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी है। तो जब उस कंपनी में हमारा स्टेक रहेगा तो वो हमारे लिए कितना अच्छा है कि वहाँ पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब हम बैठेंगे तो वी हैव समथिंग टू से। ये एक चीज़, एक डायमेंशन हुआ। दूसरा डायमेंशन क्या हो सकता है कि भाई चबार पोर्ट के बारे में आपको पता होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि सेंट्रल एशिया में हमारा एंट्री करने के लिए वो पोर्ट इतना ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफगानिस्तान में हमारा एंट्री क्यों ज़रूरी है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज ओन सिक्योरिटी। अगर वहाँ पे इंसर्जेंसी और इस तरह के टेररिज्म चालू है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी होने वाला है। तो ये डायमेंशन आपने एक्सप्लोर किया या नहीं किया वो देखा गया। दूसरा के ईरान हमको सबसे ज़्यादा क्या सप्लाई कर रहा है, तो नेचुरल गैस, और क्रूड ऑयल तो सप्लाई कर ही रहा है, नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है। तो नेचुरल गैस से हम क्या बनाते हैं, तो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं। नेचुरल गैस इज़ यूज फॉर फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र का रिलेशन कहाँ से, फूड प्रोडक्शन से। तो हमारी फूड सिक्योरिटी भी ईरान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। ये सब अगर डायमेंशन एक्सप्लोर कर रहे हो देन यू विल गेट गुड मार्क्स। आप समझ रहे हो कि आपकी सोच कितनी वास्ट है। एज ए ब्यूरोक्रेट हमको सोचना है, अगर इंटरनेशनल रिलेशन के डिप्लोमेट क्या सोचता है, हमारे पॉलिटिकल किस तरह का इम्पोर्टेंट है। इवन इफ अगर ईरान का हमारे साथ रिलेशन इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ कंट्रीज का ईरान से काफ़ी अच्छा रिलेशन है, जैसे रशिया है, चाइना है। अब वहाँ पे अगर चबार पोर्ट डेवलप हो रहा है तो पोर्ट डेवलपमेंट में क्या लग रहा है, इन्वेस्टमेंट्स लग रहे हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट से क्या मिल रहा है हमको, एम्प्लॉयमेंट इंडिया में भी जनरेट हो सकता है। बिकॉज इफ देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच वी कैन डू कि भाई इतना सप्लाई तो इंडिया से ही होना चाहिए जैसा चाइना करता है, तो अल्टीमेटली हमको ही फ़ायदा होगा। और जो कंपनीज वहाँ पे काम कर रही है, जैसे मान लो कि एल&टी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे काम कर रहा है, तो एल&टी कंस्ट्रक्शन कहाँ की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। दे आर गेटिंग बिजनेस, एंड इफ दे आर गेटिंग बिजनेस, उनका इंजीनियरिंग कहाँ हो रहा होगा, इंडिया में हो रहा होगा। तो इंडिया के इंजीनियर्स को जॉब मिला कि नहीं मिला। फॉर जीडीपी ग्रोथ एज वेल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कितने सारे डायमेंशन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन क्या बनना है। अगर आपका देखो गोल डिफाइंड हो जाता है ना, आपका जो गोल डिफाइंड हो गया ना, तो आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं यार बनना तो मेरे को आईएएस ही है, कुछ भी हो जाए, या आईपीएस बनना है, या आईआरएस बनना है, या आईएफएस बनना है, जो भी आपका गोल हो। तो हो सके ना तो आपके रीडिंग रूम में आपका गोल लिख देना, उसका प्रिंट आउट लेना और उसको सामने लगा देना। हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा, नहीं तेरे को करना है जिंदगी में यही। मेरे रूम के अंदर लगा ही हुआ है,
कि मेरे को आईएएस बनना है, तो आप अपने गोल को अपने सामने रखिए, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क कीजिए, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क। आपको इस एग्जाम के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। When I say hard work, that does not mean कि आपको पूरा दिन घर में बैठे रहना है पढ़ना है, बट दैट शुड बी डेडिकेटेडली। एटलीस्ट आपको अगर 10 घंटे पढ़ना है, 8 to 10 hours you have to study, then you should study and you must study। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको टाइम किस तरह से निकालना है। यू हैव टू यूटिलाइज योर सैटरडे संडेज वीकली ऑफ्स फॉर दिस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। जब आप ऑफिस से आ जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट यू नीड टू गिव 3 hours फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपको ऑफिस में जब टाइम मिल रहा है तब आपको पता होना चाहिए वो आपको करना है, और इट इज पॉसिबल। मैंने भी बहुत डिफिकल्टी फेस की जब मैं शुरुआत में एग्जाम ये जॉब छोड़ के आया, तब मेरे को एग्जामिनेशन के लिए 8 घंटे बैठ के पढ़ना वो मेरे लिए मतलब बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था यार, मैं किस तरह से करूँगा। अपने 1 घंटा भी एक जगह नहीं बैठ पाते, मूवी में भी नहीं बैठ पाते, तो फिर कहाँ बैठेंगे पढ़ने के लिए। तो ये आदत तुमको डालनी पड़ेगी, और वो कब आएगी जब आपको आपका गोल पता होगा। नहीं यार ये करना है ना तो मेरे को ये तो करना ही पड़ेगा। तो आप जो है हार्डवर्क कीजिए, शुरुआत में ही नहीं 8-10 घंटा पढ़ने की शुरुआत कीजिए, धीमे धीमे शुरू करिए। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में से आप 3 घंटा पढ़ पाओगे, फिर बाद में 4 घंटा पढ़ पाओगे, फिर बाद में 6 घंटा, फिर एक बार तो आप ऐसी आपकी रूटीन ऐसा बन जाएगा ना कि आपकी फैमिली वाले आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, बोले नहीं उसका टाइम है ना तो वहीं रहेगा, ये वहीं रहेगी। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था, पहले भी मैं पढ़ने बैठ नहीं पाता था। अब इंजीनियरिंग की आदत थी ना, और लास्ट टाइम पे पढ़ने वाली आदत थी कि भाई वीकली पहले 1 वीक के पहले तो हम मतलब टॉपर बन जाते थे कुछ लोग। तो मैं तो बोलता था अरे कभी तो पढ़ा नहीं, टॉपर कैसे हो गए। लेकिन वो इंजीनियरिंग की आदत अभी भी थी, गई नहीं थी। तो वो इंजीनियरिंग की आदत को निकाल देना। अब जो इंजीनियर है उनको तो पता ही होगा क्या करते थे हम लोग सेमेस्टर एग्जाम के पहले, तो वो आदत नहीं चलेगी। क्योंकि कैसा है देखो, जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, आपको न्यूज़पेपर रेगुलर रीड करना है, और न्यूज़पेपर इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 2 to 3 hours। अब अगर आप उसको बहुत अच्छे से रीड करते हो तो एटलीस्ट इट इज गोइंग टू टेक 2 to 3 hours। तो आपको उस टाइम पे रेगुलरिटी आपकी प्रिपरेशन में लानी पड़ेगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाके कल से ही शुरू हो जाओ, एटलीस्ट थोड़ा अपने आप को वक्त दो। शायद 15-20-30 दिन के बाद आपका जो है इसी तरह का माहौल हो जाएगा कि आपको जो है बैठने की आदत हो जाएगी, फिर आपको सेल्फ मोटिवेशन रहेगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कि मैंने जैसा बताया, डेडिकेशन से पढ़ना। कभी भी है ना किसी चीज के लिए डेडिकेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप मान लो कि आज ये लेक्चर सुन के गए एंड यू आर मोटिवेटेड एंड देन यू स्टार्ट प्रिपरेशन, बट आफ्टर 10-15 days यू आर अगेन सेम। तो ऐसा मत करो, डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट डेडिकेटेड, क्या होगा ना, जो आपने सारी मेहनत की है ना वो सारी पानी में चली जाएगी। तो आप डेडिकेशन से मेहनत को करना। अब आप बोलोगे सर डेडिकेशन आएगा किस तरह से, तो आपको क्या करना है वो अगर पता होगा ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने इसे क्या करना है, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। तो व्हाट यू डू, you take the print out of the syllabus, prelims as well as means, write down the books, उसके बाजू में लिखिए कि मेरे को ये चीज यहाँ से पढ़ना है और freeze it, no more addition after that। उसको रिवाइज बार बार मत करते रहिए, नहीं नहीं ये नहीं लिखना, ये टॉपर ने ये बोला तो ये कर लेते नहीं। once you finalize it, freeze it, आपको उसके पीछे लग जाना है। नाउ आपको किस तरह से पढ़ना है, तो मान लो कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, द प्रिपरेशन शुड बी प्रीलिम्स कम मेंस एंड हाउ इट शुड बी। तो प्रीलिम्स के जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट एंड 7 अगर हम करंट अफेयर्स वगैरह को भी इंक्लूड करते हैं, तो हमारे को डिवाइड करना है 3 पोर्शन के अंदर। पहले 2 सब्जेक्ट हमको लेने हैं। मान लो कि पहला लिया आपने पॉलिटी और दूसरा लिया इकोनॉमिक्स। व्हाई आई एम सेइंग इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ वीडियो लेक्चर,
when you get bored of reading the textbooks, you can see video lectures. Okay, that is going to balance everything for you. तो आप सबसे पहले क्या करिए कि पहले आप पॉलिटी लीजिए और साथ में मृणाल सर के वीडियो लेक्चर्स लीजिए इकोनॉमिक्स के अंदर। अब आपको क्या करना है, आपको पूरा प्लानिंग करना है, उस टेक्स्ट बुक को आप पूरा डिवाइड करना है। सी से यू आर प्लानिंग दैट दिस मंथ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस, ओके। और आप वो जब प्लान हो गया आपका, तो आप उसको क्या करिए कि उसको वीकली डिवाइड कीजिए। दिस वीक आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस मच फ्रॉम दिस बुक, दिस मच चैप्टर्स, ओके। से पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमको अभी पूरा कर देना है ये वीक के अंदर, या पार्ट 2 भी। एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छा बुक है, उसमें से उन लोगों ने सारा डिवाइड करके दिया हुआ है। तो आप वो जब डिवाइड कर लेते हो और उसको आप एक डायरी में मेंटेन करिए कि दिस वीक आई एम गोइंग टू डू दिस, आप उस चैप्टर्स को लिख लीजिए। आपने मंथली प्लान पहले रेडी किया, दैट आई एम गोइंग टू फिनिश दिस, व्हेन यू डिवाइड इट इन अ वीकली प्लान एंड ट्राई टू अचीव दैट प्लान, यू विल सक्सीड। मेरे साथ पहले यही प्रॉब्लम हो रहा था। पहले 2 घंटे तो मैंने जो तैयारी की ना एफर्टली, मेरे को पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। मतलब मैं बोला यार इतना सारा सिलेबस है, मेरे को ट्रैक ही नहीं हो रहा है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। कभी भी मुड़ क्या मूड स्विंग हुआ, रहे यार ये पढ़ लेते हैं, उससे क्या हो रहा था ना, मैं कहीं भी नहीं जा रहा था। सी अल्टीमेटली बैक ऑफ द माइंड यू रिक्वायर सर्टेन काइंड ऑफ mental peace where you have at least completed 1 or 2 subject which is ultimately going to aid your preparation. But what was happening in my case was I was reading everything but not completing. तो मेरे को पता ही नहीं था। तो देन आई स्टार्टेड मेंटेनिंग डायरी ऑफ दैट। मैंने यही किया और इसमें मेरा थोड़ा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी काम है, बिकॉज आई वाज प्रोजेक्ट मैनेजर। तो उस समय हम लोग बहुत करते थे। मैं बोला यार अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। देन आई स्टार्टेड राइटिंग डायरी फॉर दैट। तो मैंने यही चीज को फॉलो किया। सी द मैजिक के मैं पहले 20 दिन के अंदर लक्ष्मीकांत पूरा हो गया मैं, जो मेरा आगे ही नहीं बढ़ रहा था। यू गेट माई पॉइंट? वो कब, जब मैंने डायरी मेंटेन करना शुरू किया, दैट आई वाज एबल टू ट्रैक एवरी प्रिपरेशन ऑफ माइंड। तो एस्पिरेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस टाइम पे जो मेरे को मालूम पड़ा, दैट वाज हैफाज़र्ड प्रिपरेशन। डोंट डू इट। प्रिपरेशन एकदम प्लानिंग से करिए। एक डायरी को मेंटेन कीजिए, उसमें अपना मंथली प्लान रखिए और वीकली प्लान को डिवाइड कीजिए, और डेली बेस पे आपको क्या कंप्लीट करना है वो कीजिए। आपके दिमाग पे थोड़ा है ना मेंटल उसका स्ट्रेस रहेगा, एंड दैट स्ट्रेस इज गुड। सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइटी इट्स गुड एंड इट गिव्स अ वेरी गुड रिटर्न्स। और बहुत ज्यादा एंजाइटी डैमेजिंग रिटर्न देता है, वो ज्यादा ठीक नहीं है। बट एटलीस्ट आपको थोड़ा होना चाहिए। आई सेड दैट यू नीड गोल इन योर लाइफ एंड यू नीड डेली गोल्स ऑल्सो टू अचीव द बिगर गोल। So this becomes your daily goal कि आज के दिन तो मेरे को ये अचीव करना है, अदरवाइज देयर वुड बी अ बैकलॉग आफ्टर दैट। तो आप जब इस तरह का करते हो तो काफी बेनिफिट होता है उसका। तो मैंने ये किया और यू डोंट बिलीव इट, आई वाज एबल टू फिनिश प्रीलिम्स। ओके, आई एम वर्किंग ओवर देयर सिंस लास्ट 1 ईयर। तो अगर मेरे को भी ऐसा नहीं यार अब तो इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, घर के नजदीक है, ब्यूरोक्रेट भी है, एटलीस्ट एडिशनल सेक्रेटरी तो बन जाएंगे। चलो ठीक है, आईएएस का प्रमोशन कभी ले लिया 55 में आफ्टर, क्योंकि एक एग्जाम भी होता है हम लोग का आईएएस के प्रमोशन के लिए, वो भी सोच लिया था अरे वो एग्जाम दे देंगे आईएएस बन जाएंगे। बट लेकिन नहीं यार, जो हमारा गोल हमने जो रखा है उसको तो हमको कंप्लीटली ऑनर करना चाहिए। इसके लिए मैंने ये एग्जाम दिया एंड आई अगेन अपीयर्ड एंड सी द ब्यूटी, क्लियर हो गए। अगर पीछे नहीं लगे होते तो शायद नहीं होते थे। अब दूसरा जो एस्पिरेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, दैट इज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अभी आप लोग में से काफी लोगों के पेरेंट्स हो रहे हैं बेटा जॉब कर ले। फॉर्चुनेटली मेरे ऐसे पेरेंट्स नहीं थे, उन्होंने मेरे को ही बोला था बेटा जॉब छोड़ दो, आपको जब यही करना है तो फिर आप क्यों इतना सोच रहे हो। मैं बोला रेडी सैलरी अच्छी है, बोले नहीं अगर आपका गोल है तो आप छोड़िए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा आपका, आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं। तो पेरेंट्स का सपोर्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो पेरेंट्स का सपोर्ट लेना किस तरह से, वो हमको इस तरह से ऐसे ही तो सपोर्ट करने वाले नहीं, क्योंकि पर्टिकुलरली गुजराती फैमिलीज में हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दे आर नॉट अवेयर अबाउट सिविल सर्विसेज। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स, धंधो करवाना हो जाए बस, बीजू कहीं नहीं। हाँ, अब व्हेन आई वेंट फॉर दिल्ली फॉर मॉक इंटरव्यूज, वो मेरे को बोलते थे यार तुम्हारे गुजरात में से लोग क्यों कमाते हैं। मैं बोला सर
नहीं अभी आ रहे हैं सर, नहीं बोले तुम लोग बिजनेस करते हो ना इसके लिए नहीं आते हो तुम लोग, मतलब तुमको सिविल सर्विस में, और तुम नहीं कर रहे हो। मैं बोला अरे सर हर कोई बिजनेस नहीं करता, कुछ लोग इधर भी आते हैं। तो ये हमारा वहाँ भी इमेज इसी तरह का है। CSE 16 के इंटरव्यू में भी मेरे को ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, वाई गुजरातीज आर फ्यू इन सिविल सर्विसेज, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन हमको पता ही नहीं है, कलेक्टर के बारे में हमको मालूम ही नहीं है। हमारा क्या डेप्यूटी कलेक्टर तक वास्ता होता है, मामलतदार तक होता है, वो कम्स फ्रॉम GPSC एंड आप समझ सकते हो। तो हमारे पेरेंट्स के तो तार बनवे तो मामलतदार बनने हैं, वो करवा जाए ऐसा हाल है। They don't know what is the meaning of collector and working for central services। तो वो चीज आपको पहले तो अपने पेरेंट्स को समझानी पड़ेगी कि सिविल सर्विसेज क्या है, उसको अपने पेरेंट्स को समझाओ आप। ऐसा नहीं कि इलिटरेट है तुमको समझ में नहीं आएगा, बट फॉर नीडिंग सपोर्ट ऑफ एनीवन यू नीड टू गेन देयर ट्रस्ट दैट यू कैन डू इट। ओके, सो टॉक टू योर पेरेंट्स, इफ योर सिबलिंग्स आर देयर उनसे भी बात करिए। मेरे केस में आई वाज फॉर्चुनेट कि माय पेरेंट्स वर बिट अवेयर बिकॉज दे आर फ्रॉम पब्लिक सर्विस बैकग्राउंड, बट एट द सेम टाइम आई नीड टू कीप देम ऑल्सो मोटिवेटेड। वो तो मेरे को मोटिवेटेड रखते ही थे बिकॉज उनको पता था कि कितनी टफ एग्जाम। माय फादर टोल्ड मी दैट बेटा 3-4 साल भी चले जाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप इसी तरह का मत सोचिए कि आप पहले अटेम्प्ट में ही निकाल लोगे। Because he was in contact with someone who has appeared for civil service examination and could not succeed, but he got good job। तो मेरे फादर ही मेरे को बोलते थे बेटा आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना कहीं तो आप लग जाओगे, उसका तो मेरे को टेंशन है ही नहीं। तो बट उनको पहले मैंने इस चीज के बारे में बताया था कि डैडी मेरा ये ड्रीम है, अगर आप अपना ड्रीम शेयर नहीं करोगे और खुद ही तैयारी में लगे रहोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेन द ट्रस्ट ऑफ योर पेरेंट्स। एंड व्हेन आई से यू आल्सो टोल्ड देम कि इतने टॉपर्स हैं, देखो ये 4th अटेम्प्ट में निकालते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज के फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकल जाता है। और मेरा पेरेंट्स से भी यही एडवाइस रहता है कि कीप पेशेंस, ये एग्जामिनेशन कभी कभी टाइम लेता है और हमको पेशेंस रखनी चाहिए एंड इट इज गुड। पेशेंस रहेगा ना तो आपको पता ही नहीं आपका बच्चा कहीं ना कहीं तो लग जाएगा। आफ्टर 4th अटेम्प्ट ही इज गोइंग टू क्लियर, बट हमको 4 अटेम्प्ट तक लेके ही जाना ऐसा नहीं है। We need to clear this on a first attempt only, but this is how you need to explain the gravity of this examination to your parents। और ऐसा नहीं कि पेरेंट्स इलिटरेट है तो उनको समझ में नहीं आता, सब समझते हैं। देखो व्यवहारिक तो सब लोग हैं, जिंदगी उन्होंने भी जी हमसे कहीं ज्यादा, और वो हमेशा हमारा अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन हमको उनको समझाना बहुत जरूरी है। अब देखो पेरेंट्स तो समझ जाते हैं, सिबलिंग भी समझ जाते हैं, लेकिन रिश्तेदार बड़े खतरनाक लोग हैं यार। सबसे डेंजर लोग है ना, विलन। बहुत अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं जो हमारे बहुत शुभचिंतक होते हैं और हमको हमेशा मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है भाई, अगर तुम बाहर शादी में मिल गए उनको पहले तो तुमको जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सोशल गैदरिंग करना ही नहीं चाहिए। और मान लो आप गलती से चले गए, वो मिल गए और आपको पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो और आपने बोला सिविल सर्विसेज, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। पहला क्वेश्चन तो यही होता है, तुमको नहीं करना चाहिए था। तो मेरे को मैं जब आके मिलता था तो मेरे को बोलते थे यार तुमने जॉब छोड़ दी, अच्छा नहीं किया, मार्केट सी देयर इज अ क्राइसिस, देयर इज अ जॉब लॉस इज हैपनिंग एंड योर गवर्नमेंट इज नॉट क्रिएटिंग इनफ जॉब एंड यू आर गिवन अप योर जॉब्स। यार किस तरह से कर सकते हो? मैं बोला मेरा तो पर्सनल लाइफ भी है, थोड़े पर्सनल डिसीजन भी होते हैं, पर्सनल का मतलब आप समझते हो। तो ऐसे लोगों से ज्यादा अवॉइड करो, और वो जब उनसे बात करते हो आप तो ज्यादा उनको इतना ज्यादा भाव मत दीजिए। देखो उसका हिंदी वर्ड तो मेरे को इतना अच्छा नहीं पता, बट उर्दू वर्ड उसको तवज्जो हम बोलते हैं, उसको ज्यादा तवज्जो मत दिया कीजिए, ठीक है। और क्योंकि उनको उस एग्जाम के बारे में पता नहीं है, ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है कि बोले कलेक्टर ये का कलेक्टर बन पाएगा। ऐसा होता है लोग, मेरे साथ तो नहीं हुआ क्योंकि मेरे को रिश्तेदार भी अच्छे मिले कम से कम, तो ठीक है, तो मेरे को हमेशा मोटिवेटेड करते थे। लेकिन ये चीज है कि मैं ज्यादातर सोशल गैदरिंग अवॉइड करता था, और मैंने फेसबुक तो यूज ही नहीं किया लास्ट 3 साल से। तो हो सके तो प्लीज अवॉइड फेसबुक, क्योंकि क्या होता है ना, फेसबुक वॉल आप देखो जाके, अब मान लो अब या तो कोई शादी कर रहा है या तो किसी का 12 लाख का पैकेज है, 18 लाख का पैकेज है, IIM अहमदाबाद से उसका MBA हो गया है, IIT से MTech कर लिया है, ये सब चीज आपके दिमाग में क्या है, नेगेटिव फीलिंग्स लाती है। When I'm not saying they are done wrong, but it has certain kind of impact upon you। तो हो सके ना तो फेसबुक को आप अवॉइड ही करिए, और अगर आप में ताकत है तो आप डिलीट कर दीजिए अकाउंट।
ठीक है, हर किसी में नहीं होती है, बिकॉज वो 500 फ्रेंड बड़ी मुश्किल से बनाए यार, वो चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको जिस तरह का करना हो, लेकिन सोशल मीडिया प्लीज अवॉइड। टेलीग्राम चैनल बहुत अच्छे होते हैं, बट उसमें भी इतना सारा जंक आता है, हमको सब नहीं देखना, हमको हमारा जो काम का है वही सर्च करना है उसके ऊपर, टेलीग्राम की चैनल्स के ऊपर। और व्हाट्सएप के ऊपर भी ज़्यादा ग्रुप्स वगैरह में ज़्यादा पढ़ने का नहीं, आपको उससे बाहर निकल जाइए, है ना। और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए रखिए उसको। जितना आप सोशल मीडिया अवॉइड करोगे ना, आपका मेंटल प्रेशर उतना कम रहेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है, मैंने अपने ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले फेसबुक 1 घंटा, अरे 1 महीना इस्तेमाल किया था, मैं बोला यार ये तो बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि कोई स्विच कर रहा है, कोई कंपनी में, यूएस की कंपनी में लग गया है, कोई जर्मनी चला गया, इटली चला गया, और मैं तो क्या निरमा से पड़ा हुआ था, तो सारे बच्चे इसी तरह जाते हैं, कहीं ना कहीं तो वो लग ही जाते हैं। तो अवॉइड ही करना, ठीक है, सोशल गैदरिंग वगैरह तो बिल्कुल अवॉइड। अब दूसरा के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम कोई भी गलती कर रहे हो ना अपनी प्रिपरेशन के अंदर, उसको रिपीट मत करना। गलतियों को कभी भी रिपीट मत करना। व्हेन आई से मिस्टेक्स इन द सेंस इज लाइक you have appeared for certain kind of test series and you done silly mistakes, और because of that you scored low marks। वो मिस्टेक्स को हो सके तो याद रखिए, लिख के रखिए, और उसको रिपीट मत कीजिए। देखो मिस्टेक्स अगर रिपीट होंगी ना तो उसका बहुत डायमिनिशिंग रिटर्न है, तो अपनी मिस्टेक से लर्न कीजिए और उसको आप हमेशा जो है रेक्टिफाई कीजिए, और उसको हो सके तो मेंटेन कीजिए कि आपने ये मिस्टेक आपकी अवॉइड की कि नहीं की। एंड दैट मिस्टेक इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडी, इट्स ऑल्सो अबाउट पर्सनल लाइफ ऑल्सो। जैसे कि सोशल गैदरिंग में नहीं जाना था, आप चले गए, अब बहुत जरूरी है ना तो ही जाइए। अपने आप को ऐसे सोच लीजिए दिस इज आइसोलेटेड वर्ल्ड। समटाइम्स इट इज गुड फॉर एन एस्पिरेंट टू थिंक दैट दिस इज एन आइसोलेटेड वर्ल्ड फॉर मी, बिकॉज नेगेटिव फीलिंग से आप बहुत ज्यादा बच जाते हो उस टाइम पे। और जब भी आपको कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स आता है, प्लीज वॉच एनी ऑफ द टॉपर स्टॉक, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि उन लोग का स्ट्रगल जो है आपके स्ट्रगल जैसा ही है। अब जैसे कि उन्होंने पूछा कि टेंशन आता था कि नहीं आता था, बहुत आता था टेंशन, बट यू नीड टू लर्न हाउ टू डू स्ट्रेस मैनेजमेंट, और वो आपको पता चल जाएगा किस तरह से कि व्हेन यू आर, जब अपनी प्रिपरेशन में आप डूब गए हो ना एकदम, वो तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है। मेरे साथ सबसे चीज मैंने क्या की थी, जो मैंने आपको डायरी का बताया, जब मेरे पास डेली गोल्स होते थे ना, तो मेरा कहीं दूसरी जगह ध्यान ही नहीं जाता था। जब मैंने 2 महीने के बाद डायरी मेंटेन करना शुरू की, अब मेरे को मेरे डेली गोल्स पता थे, तो उस टाइम पे बाहर क्या चल रहा है ना मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरे को क्या था कि मेरा गोल अचीव करना है। इस तरह से मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीख लिया। कुछ नहीं, अगर आपकी कोई हॉबी है, जैसे कि मान लो कि आप कुछ टीवी शोज देखना पसंद करते हैं, तो उसको देखिए, बिल्कुल अवॉइड करना भी ठीक नहीं है। मैं तो टीवी शोज वगैरह भी देखता था उस टाइम पे, या तो आप आईपीएल आ रहा है तो एक आध मैच देखनी है तो देख लिए, आप अपनी फेवरेट टीम की, सारी नहीं, ये तो 40 दिन चलता है। ठीक है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। हर किसी का मोटिवेटेड रहने का अंदाज, उसका प्रोसेस वगैरह सारा अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का गोल है ना, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड ही रहोगे। तो हमेशा अपने गोल को आपके दिमाग में रखिए, और जो डेली गोल्स है उसको भी ध्यान में रखिए, और उसको लिख के रखिए। अपने दिमाग में मत रखिए कि यार ये आज करने का है। देखो आप अगर अपने दिमाग में रखें, मोर लाइकली यू आर नॉट गोइंग टू डेडिकेट योर टाइम फॉर दैट गोल। तो हो सके तो लिख के रखिए उसको, लिखोगे ना तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लिखने से ही मेंटल प्रेशर आता है। मेंटल प्रेशर आई से इट्स इन अ पॉजिटिव टर्म, नॉट इन अ नेगेटिव टर्म, है ना। तो आप इस तरह से मोटिवेशन रख सकते हो। अब ये है कि देखो ये एग्जाम तो हम दे ही रहे हैं, और ये एग्जाम कितना डिफिकल्ट है वो भी हमको पता है। ये सब चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, लेकिन उसको अचीव करने के लिए क्या करना है वो, यू थॉट अबाउट दिस एग्जामिनेशन, दिस इज योर फर्स्ट सक्सेस।
क्योंकि पहले तो इस एग्जाम के बारे में सोचना ही एक बड़ा अचीवमेंट है, सोचते ही नहीं है लोग. So you have taken one step towards your success, okay, and failure would be your another success, and it would be a step towards your success only, right? I was unable to clear by 30 marks, then 20, that differences was reduced. This was one step towards success, and finally I selected. Okay. एंड देखो ऑप्शनल के बारे में आई डिड नॉट टॉक मच. ऑप्शनल का बारे में बात करना है कि नहीं करना है? नहीं. ओके, देन आई विल डिस्कस समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल, देन वी विल हैव अ Q&A सेशन, देन वी विल कंक्लूड आवर सेशन. ओके, ऑप्शनल इज अगर आपने कोई ग्रेजुएशन किया है दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. ओके, graduation should be your first priority, and if you just graduated then you must take that subject only, and if you have a good command on that, command is also required, right? तो उससे क्या होगा ना कि आपका प्रिपरेशन देखो वो पूरा हो गया, आपको ऑप्शनल का तैयारी करने की इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं है. देन यू कैन डिवोट योर टाइम इन जीएस. अब जो लोग फार्मेसी है या कंप्यूटर साइंस है उनको तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो बाय ऑप्शनल बस गुजराती लिटरेचर. ओके, एंड गुजराती लिटरेचर का सबसे अच्छा बात यह था कि उसका सब्जेक्ट्स बहुत कम था और सिलेबस बहुत कम था, और उसके कोचिंग अवेलेबल थे और गाइडेंस अवेलेबल था, तो मेरे को उसमें इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं था. मैंने जो है सुरेश परमार सर की कोचिंग क्लास की है, क्योंकि मेरा स्पीपा में उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हो पाया. बस आई वॉज अनेबल टू क्लियर स्पीपा एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट दैट टाइम. फिर भी प्रीलिम्स तो मैंने क्लियर की. तो अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि स्पीपा वाले ही कर सकते हैं, ये स्पीपा के बच्चों को माहौल बहुत अच्छा मिलता है, एंड आई एम ऑल्सो इन स्पीपा स्टूडेंट ओनली. CSE 16 के अंदर मैंने फिर बाद में स्पीपा का प्रीलिम्स के थ्रू मेरा एडमिशन हो गया, और उस टाइम पे भी मैंने एग्जाम दिया था, वो क्लियर हो गया था मेरा स्पीपा का. ठीक है, तो देखो स्पीपा रहेगा तो आपको गुजराती लिटरेचर का वहाँ मिल जाता है कोचिंग. अदरवाइज सुरेश परमार सर की कोचिंग क्लास आप लगा सकते हो ऑप्शनल के लिए अगर चाहो तो, क्योंकि वो और ममता IAS में करवाते हैं मेरे ख्याल से, मेरे को मालूम है गुजराती लिटरेचर का. बाकी मेरे को इतना आइडिया नहीं है गुजराती लिटरेचर, मोस्टली इट वाज माय सेल्फ स्टडी ओनली. तो आपको जिस तरह का ऑप्शनल रखना हो, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ग्रेजुएशन, सेकंड प्रायोरिटी इफ यू विश टेक सब्जेक्ट विच इज अ सिमिलर सिलेबस लाइक GS. देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल PSIR है, ये सब सब्जेक्ट का क्या है, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ रेलेवेंस विद द GS. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टेक दैट सब्जेक्ट. और एटलीस्ट पेपर 1 यू शुड फिनिश बिफोर प्रीलिम्स, एटलीस्ट पेपर 1, राइट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट. पेपर 1 एटलीस्ट आप फिनिश कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्या है ना कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और पेपर 2 बाकी है बोल के आप जैसे ही प्रीलिम्स पूरा होगा ना आप उसकी तैयारी में लग जाओगे, क्योंकि 40 डेज लगता है प्रीलिम्स के बाद में रिजल्ट आने में. अभी 35-36 डेज में दे देता है UPSC, बट उस टाइम पे आपको आइडियल नहीं बैठना है, उस टाइम पे आपको अपनी प्रिपरेशन चालू रखनी है. तो आप क्या पेपर 2 उस टाइम पे फिनिश कर दीजिए. ओके, देन इतना तो मेरे ख्याल से ऑप्शनल में इतना तो काफ़ी है. वी विल मूव टुवर्ड्स Q&A. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम वो क्वेश्चंस ले लेते हैं, राइट? हाँ सर, बहुत सारी चीजें हमने मान लीजिए प्रिपेयर तो करना स्टार्ट कर दिया, मटेरियल भी अच्छा खासा, नोट्स भी बना दिया, हाँ. लेकिन उसको रिवाइज करके याद कैसे रखें? एग्जैक्टली. देखो क्या है कि इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना. जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा है. इसके लिए मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बोली कि आप फ्रीज करो. When I said कि you take a print out of syllabus, write the book, that means you need to revise that thing again and again. रिवीजन से क्या होगा ना कि ये एग्जाम रिवीजन ही डिमांड करता है, क्योंकि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है मल्टीपल. तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे और टेस्ट दोगे तो आप रिटेन कर पाओगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इसके लिए नोट्स बनाना इसके लिए बेनिफिट होता है, क्विक रिवीजन के लिए, है ना? एंड एनी मोर क्वेश्चन?
Yes. So if you are studying for the politics, for the beginners only, a beginner aspirant, so is there any basic points is needed for to study the politics? Like, अगर हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो सच बिगिनर जो होते हैं उनको कोई बेसिक चाहिए होता है वो पॉलिटिक्स करने के लिए? Generally, if you directly read M. Lakshmikant, then that won't be any kind of problem because they've explained it really good. Okay, and it was well explained book. And suppose you need certain kind of basics, but until your foundations are not strong, तो आपको उस चीज पे जाना ही है. So your foundation is your NCERT. आपको पता होगा कि CEC 17 में केस फीलिंग्स के आपको मैं बता दूं कि CEC 17 क्वेश्चंस में कुछ तो कंट्रोवर्सी होगी. There was considered controversy कि भाई whether दिस क्वेश्चंस के दो आंसर हो रहे हैं. इस क्वेश्चंस के वो था मेरे ख्याल से राइट टू व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट. ओके, तो यूपीएससी किसके बेस के ऊपर गया है? इट वेंट ऑन एज पर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स. ओके, तो आप समझो कि आपको फाउंडेशनल टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपके लिए जो है यार्डस्टिक होना चाहिए, नॉट कोचिंग इंस्टीट्यूशन का मटेरियल, बिकॉज दे माइट हैव गिवन लीगल राइट. ओके, और जो एनसीईआरटी निकाल रहा है दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर यू एंड दे विल एनीवे नॉट गोइंग टू गो ओवर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया हुआ, बिकॉज माइनर डिटेल होता है. कोर्ट के जजमेंट्स की काफी रेफरेंसेस होते हैं, बट व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक इज इंपॉर्टेंट. ओके, अब वही चीज जो एनसीईआरटी में लिखा होगा वो लक्ष्मीकांत में लिखा होगा. समझ रहे हो? बिकॉज इट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक और वही चीज रेफर करते हैं. तो ऐसा मत सोचिए कि सारे लोग वो पढ़ रहे हैं तो हम वो क्यों पढ़े, हम कुछ अलग पढ़े. नहीं, सारे लोग जो पढ़ रहे हैं वो इसके लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वही सही है. समझे? कोचिंग इंस्टीट्यूशन का मटेरियल आई विल नॉट एडवाइज. डोंट रीड. खाली करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़ लीजिए, बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको समराइज करके देते हैं, बट आपने फाउंडेशन ही नहीं पढ़ा है तो समरी पढ़ के क्या फायदा. तो पहले आप अपने बेसिक बुक को पढ़िए, उसके बाद में ही कोई दूसरे. क्यों पढ़ना है? हमारे पास टाइम ही नहीं है यार इतना, क्यों पढ़ोगे? Okay, जो मैंने बोला है ना, आप सिलेबस के साइड में बुक लीजिए, उसको फ्रीज कर दीजिए, फिर बाजू में देखिए मत कि नहीं यही मेरे को करना है. नहीं तो ऐसे तो आप देखने जाओ कितनी बुक्स अवेलेबल, कंटाल जाओगे आप पढ़ते पढ़ते. नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा, इतना टाइम ही नहीं है. ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, यस. इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी से एडवांस है. हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसमें वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है. द रीजन इज वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल. तुमको दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज जैसे मैंने ज्योग्राफी में बोला एनसीईआरटी पढ़ना पड़े, वैसा आपको पढ़ना पड़ता है. डोंट नो नीड, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है ज्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड है और वीडियो में ज्यादातर सारी चीजें क्लियर हो जाती है. इन्फ्लेशन का मैंने आपको बोला है, चैप्टर 7 रमेश सिंह सर की बुक से पढ़ लेना, दैट वुड बी इनफ. ओके.